दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज की वृषभ राशि माह सितंबर 2026। हम बात करेंगे सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा 81 खानों की कुंडली, नवतारा चक्र के द्वारा और ग्रह गोचरीय व्यवस्था। तो सबसे पहले संक्षेप में आप सुन लीजिए। विद्यार्थियों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। यदि आपने पहले शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में सोच समझकर कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो अभी आपको लाभ मिलने वाला है। कंस्ट्रक्टिविटी आपके कार्यस्थल पर सराही जाएगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और मन थोड़ा सा प्रेम प्यार के लिए बेचैन भी रहेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न रखेगी। पेट और गैस या अपच इसकी आपको शिकायत हो सकती है, तो खान पान थोड़ा सा सात्विक रखना होगा। अब एक एक बात ध्यान से समझते जाइए। आपकी राशि है वृषभ, चंद्र राशि है और राशि स्वामी छठे घर में बैठे हैं। और वो छठे घर को क्या कहते हैं? छठे घर को कहते हैं रोग, रिपु और ऋण। सेवा भूल जाते हैं। सेवा भाव रखिए, लग्जरी से जुड़िए, कोई भी भौतिकता से जुड़े हुए काम में व्यस्त हो जाइए, अच्छा होगा। परंतु मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़कर आपको खर्चों के लिए प्रेरित करेगी। और वो खर्चे जो जरूरी नहीं है उनके लिए आपको प्रेरणा देंगे आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज। तो कोशिश करिए कि इन खर्चों से बच सकें। लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए। अब हम दूसरे भाव की बात कर लेते हैं, मंगल। और मंगल बैठे हैं बुध की राशि में। बुध कहता है दिमाग से काम करो और मंगल कहता है शरीर से काम करो। तो दोनों थोड़े से तो अलग सोच के परंतु बुद्धिमत्ता से काम होंगे। वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपकी वाणी में थोड़ा एग्रेशन रहने वाला है। जब तक मंगल दूसरे भाव हैं तो कुटुंबीजन और परिवार से सोच समझकर थोड़े से विनम्रता से बोलने की कोशिश करेंगे तो मंगल आपकी तरफ हो जाएंगे। कर्म से पूरे ग्रह सुधरते हैं। और शनि महाराज तो 100% हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। यहाँ पे तीसरे भाव में गुरु बैठ के, उच्च के गुरु बैठे हैं। वायु तत्व का घर है, जल तत्व की राशि में आकाश तत्व बैठे हैं। तो वायु भी मिल गया, इमोशन भी मिल गए और ज्ञान भी मिल गया। गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। छोटी छोटी यात्रा, सोशल नेटवर्किंग पे तो कुछ अच्छा हो सकता है। सोच लीजिए, गुरु से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो मैंने बोला है कि पार्टनर से अच्छे रिलेशन जरूर होंगे। है वहाँ मंगल की राशि, परंतु गुरु महाराज ने शुभता ला दी है। तो अपने पार्टनर से आपके संबंध अच्छे होंगे, पहले से तो बेहतर होंगे। अब मंगल की राशि है तो थोड़ी सी तो नोक झोंक चलती रहती, परंतु अभी तो अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद 7वीं दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है। शनि महाराज की राशि है और भाग्य में निश्चित ही वो वृद्धि करने वाले हैं। तो ये अमृतमय दृष्टि होती है। और 9वीं दृष्टि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो शनि महाराज पे पड़ रही है। और शनि इतने अच्छे घर में आपके लिए बैठे हैं। ये 11वां घर उपचय भाव होता है और शनि यहाँ अच्छे होते हैं। दोस्तों से फायदा, समाज से फायदा और लाभ होगा। थोड़ी सी देरी होती परंतु लाभ होता। और गुरु की अमृतमय दृष्टि पड़ गई, मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब जब हमने गुरु की बात कर ली, शनि गुरु की राशि में है और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो शनि की दृष्टियों की भी बात कर ले। शनि तो अच्छे फल दे रहे हैं, परंतु क्या कह रहे हैं? 1 2 3 शनि कह रहे हैं थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को बचा के रखना। बचा के रखना मतलब
कोई ऐसे काम मत करना जिसमें आपका नाम खराब हो, नाम हो, वो काम करना, ईमानदारी के काम करना। शनि आपकी तरफ है और यहाँ से पांचवें घर पे 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। संतान का है, आनंद का भाव है और यहाँ पे सूर्य भी थोड़ी देर 17 तारीख को आने वाले हैं। तो संतान से देखिए, सूर्य आएंगे तो संतान थोड़ा सा एटीट्यूड शो करेगी, अच्छा काम करेगी, नेम और फेम की काम करेगी, परंतु सुनेगी कम आपकी। और शनि की दृष्टि में तो संतान को साध लेना, तो शनि आपको शुभ फल देंगे, तो सूर्य उसे नेम और फेम दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शनि की 10वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ी, इसका आप टेंशन मत करो, गुरु की राशि है। बस ये है कि थोड़ा सा ज्ञान, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी और खनन, माइनिंग बोलते हैं इंग्लिश में, खनन और इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग, और तो और शनि की दृष्टि पड़ने के बावजूद कोई सी संपत्ति ऐसी प्राप्त हो सकती है जो आपने नहीं कमाई, ये विरासत भी हो सकती है। शनि महाराज के साथ यदि हम राहु महाराज की बात कर लें तो कर्म भाव में राहु बैठ के आपको थोड़ा सा राजनीतिक बना रहा है और चौथे घर पे दृष्टि डाल के देखिए, गलत फहमी के कारण सुख में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ये बात जरूर ध्यान रखना। और चौथे घर में जब राहु की दृष्टि होती है तो हमें घर में कुछ अजीब अजीब से आभास होते हैं, ये समझ लो, मान लो। अब यहाँ पे चौथे घर में सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। सूर्य और केतु, सूर्य तो यहाँ के लिए थोड़ा सा एग्रेशन देते हैं, थोड़ी सी मानसिक शांति में बाधा डालते हैं। केतु विरक्ति देते हैं, अच्छी बात है, तो जब विरक्त होंगे तो फिर काहे की शांति में बाधा। बुध यहाँ बहुत अच्छे होते हैं और सब हैं सूर्य की राशि में, तो सूर्य की दादागिरी थोड़ी चलेगी, परंतु 17 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पे 5वें घर में आके आपको थोड़ा सा ईगो बनाएंगे, बढ़ाएंगे आपका, परंतु नेम और फेम भी आपको मिल सकता है। और ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करोगे तो कुछ अच्छी उपलब्धि भी आपके नाम पर हो सकती है, ये बात मान लीजिए। चलिए, बुध महाराज तो यहाँ से 7 से कन्या में आके बहुत अच्छे हो जाएंगे, इस घर में बुध अच्छे ही अच्छे हैं। और 26 से यहाँ आके थोड़ी सी समस्या देंगे, तो गणपति जी की आराधना करते रहिए। ये तो आपके ग्रह गोचरी व्यवस्था हो गई। कर्मों के संतुलन से हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ विशेष बातें हम सुन लेते हैं। सर्वतोभद्र चक्र की भी बात करूंगा और नवतारा चक्र की भी बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़ के बात करेंगे। सबसे पहले ये बात देखिए कि मंगल बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में 24 तारीख तक, और ये यहाँ से वेद कर रहे हैं सूर्य और बुध को। आपके सूर्य और आपके बुध को ये वेद कर रहे हैं, मतलब अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपना एटीट्यूड दे रहे हैं। सूर्य नेम और फेम है और बुध बुद्धि है। नेम और फेम और बुद्धि में थोड़ा सा एग्रेसिव होके आप काम करोगे, ये मंगल कह रहे हैं। और ये जब 24 से पुनर्वसु में भी आ जाएंगे तो भी सूर्य और बुध को ये देख रहे हैं। गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और गुरु महाराज केवल मघा को देख रहे हैं, और केतु यहाँ पे गुरु को देख रहा है। और ये बड़ा अद्भुत संयोजन हो गया। केतु अध्यात्म होता है, गुरु भी आध्यात्मिक होते हैं और उनकी आंखें होती हैं, तो आध्यात्मिकता तो आप में अच्छी रहने वाली है। गुरु और केतु मिलके दिशा भ्रम को रोक देंगे। केतु दिशा भ्रम करवाता, अभी मैं नक्षत्रों की भी बात करूंगा। गुरु के बाद यदि हम सूर्य और बुध की बात करें तो सूर्य और बुध यहाँ पे वेद कर रहा है। एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे मैं वेद ले रहा हूँ केवल 2 चीज़ों के, एक आपकी चंद्र राशि के जो आपकी मना स्थिति, धन और संपत्ति की बात करती है। यदि राशि वित्तीय अच्छी विधेगी तो ये सब ठीक होंगे, और बुरी विधेगी मतलब जो क्रूर ग्रह हैं, यहाँ पे मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और बुध इनके साथ हो तो वो भी क्रूर होता है। और चंद्रमा भी जो कृष्ण पक्ष होता है
वहाँ की 11 तिथि से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक क्रूर होते हैं। ये बात समझ लीजिए। चंद्रमा की हम बात नहीं कर रहे, दूसरा वेद में कर रहा हूँ नक्षत्र का। नक्षत्र अच्छे ग्रहों से वेद होगा तो भाग्योदय होगा, और बुरे ग्रह से वेदित होगा तो दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। उसके लिए हम कुछ उपाय करेंगे, परंतु आपके नक्षत्र तो कहीं से वेदित नहीं हो रहा है और सब वाम भेद कर रहे हैं। जो बकरी हैं वो उल्टे भेद करते हैं। मैं भी बता रहा हूँ, जैसे शनि महाराज बकरी हैं तो शनि इधर भेद नहीं करेंगे। रोहिणी नक्षत्र नहीं बिद रहा है, रोहिणी वाले खुश हो जाइए, शनि की बकरी चाल आपके लिए शुभ है, क्योंकि शनि का ये वाला वेद नहीं हो रहा है। शनि बकरी होने के कारण इस दिशा में वेद कर रहे हैं। मूल नक्षत्र को समस्या है। जब तक शनि बकरी है, जब तक मूल नक्षत्र के कामों में थोड़ी सी देरी होने वाली है, परंतु अभी रोहिणी जब मार्गी हो जाएंगे तो रोहिणी को वेद करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे सूर्य और बुध यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे भी आपको वेदित नहीं कर रहे हैं, यहाँ से भी आपको वेदित नहीं कर रहे हैं, शुक्र महाराज भी वेदित नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे शुक्र और ये वेदित नहीं कर रहे हैं, परंतु इनके सम्मुख वेद 15% प्रभाव डालते हैं। सामने ही बैठे हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्टेड करते हैं। सूर्य और बुध को थोड़ा सा प्रभावित शनि करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, और सूर्य और बुध भी शनि को थोड़ा सा प्रभावित करके ठीक करेंगे। तो ये 10 से 15% प्रभाव होता है सम्मुख वेद का। बकरी में ऐसा वेद होगा, जैसे ये बकरी होता तो ऊपर वेद करता। तो आपके लिए खुशकिस्मती यह है कि ना तो आपकी राशि वृषभ वेदित हो रही है, ना ही तीनों नक्षत्र अभी वेदित हो रहे हैं, जब तक कि शनि बकरी हैं। मार्गी होते से ही रोहिणी वालों के ऊपर वो अपना प्रभाव डाल देंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो मंगल हैं, मंगल जो हैं, सब नक्षत्रों की बात कर रहा हूं मैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, तीनों के लिए बात कर रहा हूं। और ये उपाय लिख दिए हैं मैंने। ये उपाय आप देख लीजिए, पढ़ने में आ रहे होंगे, मैं भी बताने वाला हूं क्यों लिखे। राशि स्वामी का उपाय जरूरी है, फिर हम उपाय करेंगे गुरु, राहु, केतु, शनि, मंगल की भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। सुनिए आप, पुनर्वसु नक्षत्र, सबसे पहले कृतिका नक्षत्र वालों के लिए क्षम है, शुभ है, नहीं सॉरी प्रत्यय है, थोड़ा अशुभ है। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए शुभ है, और मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए अशुभ है। उपाय मैंने यहाँ लिखे हैं, अभी बात करूंगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि मंगल 24 तारीख तक आपके कृतिका और मृगशिरा नक्षत्र वालों को समस्या दे रहे हैं। उसके उपाय हमने लिखे हैं। फिर इसके बाद इनके लिए शुभ हो जाएंगे और केवल रोहिणी के लिए अशुभ हो जाएंगे 24 के बाद। मंगल के बाद हम बात कर लें गुरु अश्लेषा नक्षत्र में। अब ये समस्या है, अश्लेषा नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र के लिए बद हैं। मैंने 2 माला लिखी, बद की माला जरूर करना है, और बाकी दोनों के लिए ये शुभ होते हैं। मघा नक्षत्र की बात करूं तो कृतिका और मृगशिरा नक्षत्र के लिए केतु का नक्षत्र शुभ है, परंतु रोहिणी वाले के लिए ये नक्षत्र बद है। तो मैंने ओम वायवे नमः, ओम पितृभ्यो नमः लिखा, 2 माला करें। फिर इसके बाद हम बात कर लें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाली। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इन दोनों के लिए, इसके लिए अति मित्र हैं, इसके लिए मित्र हैं, परंतु मृगशिरा के लिए बद हो गए। और मृगशिरा के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए मैंने ओम भगाय नमः यहाँ पे लिखा है, और ये 13 तारीख तक ही समस्या है। इसके बाद सूर्य वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि 13 के बाद सूर्य उत्तरा में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 12 तक प्रॉब्लम है। तो 12 तक आपको जब करना है, मैंने 13 तक लिखा, ओम भगाय नमः 2 मालाएं।
फिर इसके बाद आप देखिए जरा उत्तरा फाल्गुनी की बात करूं तो तीनों के लिए शुभ है। तो सूर्य तीनों नक्षत्र वाले और वृषभ राशि के लिए शुभ हो जाएंगे। फिर हस्त नक्षत्र में सूर्य और बुध आ रहे हैं, ये भी तीनों के लिए बहुत शुभ है और बहुत आनंद की बात है आपके लिए। जब हस्त में आ रहे हैं 27 से, बुध 13 से, 27 तारीख के बाद सूर्य आपके साथ खड़े हो जाएंगे, बहुत शुभता वाली बात है। अब चित्रा नक्षत्र में बुध भी हैं और शुक्र भी हैं, और जो चित्रा नक्षत्र है केवल कृतिका नक्षत्र के लिए अशुभ है, बाकी सबके लिए शुभ है। फिर जब स्वाति में आएंगे तो ये केवल रोहिणी नक्षत्र के लिए अशुभ हो जाएंगे, बाकी दोनों के लिए शुभ होंगे। ये बात नवतारा से थी। नवतारा आपको समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप नक्षत्रों को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। नक्षत्र ग्रहों की आत्मा होती है और आत्मा से ही परमात्मा जुड़ता है, सीधी सी बात है। तो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम वसुभ्यो नमः, ओम विष्णवो नमः, ओम त्वष्टे नमः, केवल 11 तक। रोहिणी नक्षत्र वालों को ओम वायवे नमः 11 तक, ओम पितृभ्यो नमः की 2 माला करना, ओम बृहस्पति नमः 24 से करना। मृगशिरा नक्षत्र वालों को ओम सर्पेभ्यो नमः की गुरु के लिए 1 माला करना, ओम आदित्य नमः 24 तक मंगल की करना है, और ओम भगाय नमः की माला आपको 13 से करना है। तो ये तो आपके उपाय हो गए, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ने में आ गए होंगे। अच्छा करिए, अच्छा माह है और अच्छे फल प्राप्त करिए। जय माता दी।